जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लास्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। लास्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे हमने। आज हम उन कंसेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है आप लोग? चलिए, अच्छा कल के बारे में बता दूं। कल हमारा जो लेक्चर की ड्यूरेशन होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वो कल के लिए हमारा फिजिकल क्लास के लिए टाइम एग्री हुआ है 2 से 5। हाँ, इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड होगा। यूट्यूब पे जो स्टूडेंट किसी वजह से ना आ सकें वही, लेकिन देखिए क्लास में अगर आप होंगे ना तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो आप साथ साथ कैलकुलेशन करेंगे, मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और कुछ आप भी साथ साथ प्रैक्टिस चीज़ें पूछ सकेंगे। तो बेहतर है कोशिश करें, प्रायोरिटी पे कोशिश ये करें पहली कोशिश के क्लास में मौजूद हो जाए। और आपके आतिफ भाई आपके मनोरंजन का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। आज के नहीं, कल के 2 से 5। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह उसमें आज की कसर भी पूरी हो जाएगी, बेफिक्र रहे। ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे ज़रा कुछ सुस्ता किस्म का इंतज़ाम हो। तो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर को। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम पढ़े हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो चैप्टर 10 में सबसे बड़ा कंसेप्ट, बल्कि मोर देन 85% डिस्कशन है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर ही बेस कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं वो कौन सा करें? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपको मैंने कल के लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें कुछ स्टेप्स बताए थे। वो स्टेप्स याद है आपको? और होम असाइनमेंट किया आपने? चलिए, अच्छा अब मैं थोड़ा क्विकली, मैं चाह रहा हूँ आप वार्म अप हो जाएं। क्विकली स्टार्ट से लेके चलते हैं। पीआरसी से स्टार्ट करते हैं। पीआरसी की क्लास में आपने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करना सीखी थी, उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे आएगी। याद रखिए, एमएफए के पेपर में वो आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछेगा इन बेसिक चीज़ों की, बल्कि एप्लीकेशन पूछेगा। लेकिन बहरहाल एहतियातन हमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। तो जो 3 चीज़ें पूछेगा, 3 चीज़ें बल्कि 2 बड़ी चीज़ें हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। जो तीसरी है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये बेसिकली इन्हीं दोनों से कैलकुलेट होता है। तो मीन तो हमें पता क्या है, मीन का क्या मतलब है? एवरेज कैलकुलेट कर लेना। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को सम करके उनकी तादाद से डिवाइड कर देते हैं। नंबर्स को सम करके उनकी तादाद से डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं, मीन तो आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा। अभी सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। याद रखिए, कैलकुलेशन यहां पे नहीं पूछेगा, लेकिन एहतियातन आपको बता रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन पहले तो मतलब समझा रहा है, कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन। सारी आइटम्स का, हर पॉपुलेशन है, हर पॉपुलेशन को उसका एक मीन पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट। क्या सारी की सारी आइटम उस सेंटर पॉइंट पे लाई कर रही होती हैं? कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई थोड़े डिस्टेंस में, कोई बड़े डिस्टेंस पे। मीन तो है सेंट्रल वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? उस सेंट्रल वैल्यू का बाकी की वैल्यूज के साथ एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन कैसे होती है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, अच्छा एक है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सैंपल की है। दोनों में सिर्फ एक फर्क है पॉपुलेशन और सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन में। क्या? डिवाइड करते हुए पॉपुलेशन है तो पूरे का पूरा n से डिवाइड करते हैं, सैंपल है तो n-1 से, n-1 से। इसकी एक रीजन है, असल में बायसनेस को रिमूव किया जाता है, लेकिन हमें उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। फार्मूला याद रखना। क्या फार्मूला है? नहीं समझ आया ना स्टैंडर्ड डेविएशन का? इसमें सबसे आपके पास कुछ डाटा होगा, जैसे ये देखें। अब मैं समझा रहा हूं, कैलकुलेशन फिर आपने बाद में करनी है। आपके पास डाटा होगा 2, 4, 7। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कीजिए टोटल हमारा सैंपल है। सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट करना। अच्छा, सबसे पहले तो हमने इसको अरेंज करना है, टेबल की कैलकुलेशन करनी है ना, टेबल फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको टेबल फॉर्म में 2, 4, 7।
अब ये चूंकि हमारा सैंपल है इसलिए इसको नाम दिया जाता है x का, x। तो ये वैल्यूज क्या हैं? x, मेरा सैंपल 3 का सैंपल। क्लियर? इस सैंपल का ये है x, ये x है, ये चीज है। 2 भी एक x है, 4 भी x है, 7 भी x है। माइनस ये क्या है? x बार, ये मीन है। सैंपल के मीन को शो करते हैं, मीन कहते हैं, ये मीन। एक ये भी होता है म्यू, इसे बोलते म्यू। ये पॉपुलेशन का मीन है, सैंपल का मीन है, पॉपुलेशन का मीन है। ये सैंपल का मीन है, फिर ये किसका मीन है? ये किसका है? पॉपुलेशन का मतलब सारे यूनिट का मीन, इसका मतलब सैंपल का मीन। हमें अक्सर जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन का डाटा होता है कि नहीं हमारे पास? अक्सर नहीं होता अक्सर। इसी वजह से तो स्टैट में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का नाम ही यही है कि आपने सैंपल की बेस पे तो अक्सर आपको पॉपुलेशन का डाटा गिवन नहीं होगा, लेकिन कभी अगर दे दो तो उसको यूज भी कर लेंगे। ये है सैंपल का मीन, यानी जो मैंने ये आइटम आपके सामने रखी, इनका मीन क्या है? 4.3। कैसे कैलकुलेट किया? सम, ये देखें, इसको पढ़ते, मैं फार्मूला आपने पता होगा, सिर्फ आपको स्टैट में सिखा रहा हूं। ये है इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, यानी ये साइन क्या शो करवा रहा है? एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं इनको सम करो। इसको क्या बोलना है? सम करो। एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं इनको सम करो, फिर डिवाइड करो किसके साथ? एन के साथ। ये आ गया हमारा। और अगर मैंने ये फिगर कैलकुलेट कर, देखिए मैथ का आपको असूल पता ही है कि पहले अंदर वाली फिगर जो ब्रैकेट्स वगैरह के अंदर, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। पता नहीं आपने किस तरीके से इसको पढ़ा होगा, हमें सादा तरीके से हमारे टीचर ने इसी तरह सिखाया था। भाई ये अंडर रूट है, ये सम है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली क्या है? ये एक्स माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर करना है, उसको सम करना है। ठीक है? एक्स माइनस एक्स बार, उसको स्क्वायर करना है, उसका सम करना है, और डिवाइड किससे करना है? n-1 से। ठीक है? ये x है। अब ये x माइनस एक्स बार, ये क्या होगा? ये क्या होगा? अच्छा, एक चीज में रखेगा, x माइनस एक्स बार है, x बार माइनस एक्स नहीं है। किसी जगह पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, किसी जगह पे पड़ेगा। क्या है? 2 माइनस 4.3 कितना आया? माइनस 2.3। 4 माइनस 4.3 माइनस 0.3। 7 माइनस 4.3 2.7। लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा? अब कैलकुलेशन करें। क्या? 5.29 0.09 माइनस, आपको पता है स्क्वायर में खत्म हो जाता है, 7.29। अब इसका जब सम करेंगे, किसका सम? x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सम करेंगे, वो ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी। वो कितनी है? 12.67। और नीचे वाली वैल्यू क्या है? n-1, n3 है तो n-1। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया? स्टैंडर्ड डेविएशन s से शो करवाते हैं इसको 12। और एक ये भी होता है स्टैंडर्ड, ये पॉपुलेशन के लिए शो होता है। सिंबल्स तो पता होंगे ना आपको। 12.67 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, हाँ इसके बाद स्क्वायर रूट है। ये सारा नेट बता रहे हैं मुझे, फाइनल रिजल्ट
कितना 2.52। ये कैलकुलेशन क्लियर होगी कैसे हुई है। अब आप जल्दी से अगर मैं आपसे कहूं कैलकुलेशन कर दें तो कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का क्या फार्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मीन क्या है हमारा 4.3। तो हमें मीन कैलकुलेट करना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करना आ गया। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। दो स्टॉक्स हैं, दो स्टॉक्स हैं। पिछली स्लाइड में क्या देखना है आपने? सिंपल डिवाइड करना है, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे मीन। चलिए अब ये है डाटा। अब चूंकि डुप्लीकेशन है तो जो क्लास में राइट साइड वाले स्टूडेंट हैं ये स्टॉक ए का मीन कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करें। और जो लेफ्ट साइड वाले स्टूडेंट हैं ये स्टॉक बी का मीन कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और आपके पास वक्त है 4 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है जी, याद रहेगा टाइम आपको। चलिए स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी लेक्चर को भी यहाँ पे पास कीजिए और इसका सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को पास कर दीजिएगा थोड़ी। जी उम्मीद है अब आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से हमने क्वेश्चन उठाया था और इसका जो आंसर है वो ये मीन, ये स्टॉक ए, इसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टॉक बी का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मैच कर लीजिए। अच्छा आप जरा इंटरप्रिटेशन सुन लीजिए। मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न। हम फाइनेंस में स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं ये रिस्क है, क्योंकि रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। तो अगर तो हर साल एक जैसा डिविडेंड मिले, हर साल एक 64.40, तो हम कहते हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी कोई नहीं है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन हो तो हम कहते हैं रिस्क है। अच्छा मुझे बताइए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह है कंपनी का एवरेज प्रॉफिट, यह है कंपनी के प्रॉफिट की स्टैंडर्ड डेविएशन यानी रिस्क। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ रिटर्न को देखेंगे कि रिस्क को भी देखेंगे? फिर बताइए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ रिटर्न को देखेंगे कि रिस्क को भी? अच्छा तो मेरा ख्याल है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें क्योंकि इसमें रिटर्न ज्यादा है, नहीं इसमें रिस्क भी ज्यादा है। इसलिए हमने अपना डिसीजन करना है दोनों को सामने रख के। इसलिए ये रेशो याद हुई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये आपको नेट रिटर्न बताती है आफ्टर कंसीडरेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, यानी जब आप डिवाइड कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ तो इसका मतलब है आपने रिस्क को भी कंसीडर कर लिया, रिटर्न को भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो हम जो डिसीजन करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बेस पे। ये आपका नेट रिजल्ट है। तो इसका मतलब है हमें अब जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है, वो किस बेस पे करनी, किस पे करनी चाहिए? थर्ड। ठीक है, ये अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई। अब चलते हैं, अब देखें एग्जाम में फिर मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जेहन में रहे आपको एग्जाम में मीन भी देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देगा कैलकुलेट करके। क्या करेगा? मीन भी देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देगा। आगे चलते हैं, किस क्वेश्चन में देगा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में देगा। किस क्वेश्चन में देगा? हाइपोथेसिस टेस्ट। ये मीन जो आपको कैलकुलेट किया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज नहीं होगा, आगे मीन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये उसने हमें पहले सिखाया। क्यों सिखाया? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होगा। अच्छा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता क्या है? नहीं नहीं, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बताएं। नल अल्टरनेटिव वो तो हम करते रहेंगे। कंसेप्ट क्या है कि कोई किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट या बिलीफ हो, उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बेस पे कंफर्म किया जाता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? कोई अजम्पशन, कोई बिलीफ, कोई स्टेटमेंट।
मैं ये कहता हूं, फर्ज कीजिए मेरी क्लास में से इस दफा 60% स्टूडेंट्स पास होंगे या 60 स्टूडेंट पास होंगे, ये मेरी अजम्पशन है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब क्या इसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बेस पे कंफर्म किया जा सकता है आई कैप के रिजल्ट को देखे बगैर? क्योंकि आई कैप का जो रिजल्ट आएगा वो तो पॉपुलेशन हो जाएगा ना, वो तो पॉपुलेशन हो जाएगा। क्या आज इस स्टेटमेंट को टेस्ट किया? बिल्कुल, स्टैट में ऐसे तरीकाकार इजाद हैं। हमारी बनाई हुई गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है। 10 के अब इसके लिए तो कंपनी की आज तक जितनी भी गाड़ियां बनी हैं उन सब की जितनी भी माइलेज है सबका डाटा होगा, फिर ये बात कंफर्म होगी ना। लेकिन क्या सैंपल की हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बेस पे पॉपुलेशन के डाटा के बगैर इस बात को कंफर्म या रिजेक्ट किया जा सकता है? यस किया, इसी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दो बड़ी टाइप है, जी टेस्ट और टी टेस्ट। आपको बड़ा फर्क बताया था, जी टेस्ट कब अप्लाई करना है? जब स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन पता ना हो तो टी टेस्ट। एक और भी फर्क है, लार्ज पॉपुलेशन यानी ग्रेटर देन 30 और लेस देन 30 का। लेस देन 30, स्मॉल पॉपुलेशन हो या लेस देन 30, कौन सा टेस्ट? टी। लार्ज पॉपुलेशन हो ग्रेटर देन 30, जी टेस्ट। अब हम सीखने जा रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी यानी जी टेस्ट। टी टेस्ट फिर देखें, और टी टेस्ट सारा कुछ यही है, बस सैंपल साइज कम होगा। हमें सैंपल क्या 130 और क्या 30, हमने तो कैलकुलेटर पे डिवाइड ही करना है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी टेस्ट के टी टेस्ट। पुराने जमाने में शायद ये फर्क पड़ता होता था। स्टेप्स हमने सीख लिए कल के लेक्चर में, सीख लिए कि नहीं? क्या सीखा था? सबसे पहले डिसाइड करना है टाइप ऑफ टेस्ट। अच्छा, ये स्टेप्स आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं, स्टेप्स सारे होने चाहिए। आप किसी एक स्टेप को इकट्ठा भी मर्ज भी कर सकते हैं, डीमर्ज भी कर सकते हैं, मुझे उस पर भी इतराज कोई नहीं, स्टेप्स सारे होने चाहिए। डिसाइड टाइप, जी टेस्ट के डी टेस्ट। अच्छा, फिर आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने, राइट हाइपोथेसिस एंड डिसाइड इट्स टाइप। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड कर लेना ये जी टेस्ट है कि टी टेस्ट है। क्वेश्चन में उसने खुद नहीं बताया होगा, अभी आपने रिसेंट टाइम का क्वेश्चन देखा, उसमें कोई उसने बताया था? बल्कि आपसे पूछा था बताओ जी टेस्ट लगाओगे टी लगाओगे। हमने कौन सा टेस्ट लगाया था? क्यों? पॉपुलेशन बड़ी थी इस वजह से कि स्टैंडर्ड डेविएशन पता? क्या छोटी पॉपुलेशन पे जी टेस्ट लग सकता है? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो स्मॉल पे भी जी टेस्ट लग सकता है। असल फर्क जो है वो किसका है? स्टैंडर्ड डेविएशन पता होने का कि नहीं होने का। भाई ये समझ आ गया आपको, जी टेस्ट डिसाइड कर लेंगे। राइट हाइपोथेसिस पता क्या था? नल हाइपोथेसिस एच नॉट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। अच्छा बताइए, H0 के आगे इक्वल टू का साइन लगा के फिर हाइपोथेसिस लिखते हैं कि H0 के आगे कोलन लिखते हैं? इक्वल नहीं लिखते, कोलन। H0 और H1, इसमें बड़ा कंसेप्ट छुपा है। आप कहेंगे छोटे बड़ा, क्योंकि इक्वल आता है हमारे हाइपोथेसिस, आगे जो हम हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसमें इक्वल उसमें आता है। आपने हाइपोथेसिस ऐसे नहीं लिखना कि H0 इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू म्यू, ऐसे नहीं लिखना, बल्कि ऐसे लिखना, ये H0 और इसी तरह H1। इक्वल टू का साइन जो है ना, ये हमारे सैंपल और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में आएगा। डिसाइड टाइप, अच्छा टाइप डिसाइड कर, ये आपके लिए नई चीज। अब नई चीज सीखने के लिए तैयार हो जाएं, नई चीज सीखने के लिए तैयार हो जाएं, जिसका क्वेश्चन पे डिफिकल्टी लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन किस तरह की गिवन है उस पर फर्क। अब मैंने आपको बताया था ना कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी हाइपोथेसिस, किसी भी असम्पशन को टेस्ट कर सकते हैं। वो क्वांटिफाइबल भी हो सकती है, वो नॉन क्वांटिफाइबल भी हो सकती है, ठीक है। वो सुनिए जरा, अब जिसने ये 4 एग्जाम्पल समझ ली ना,
आज जो सबसे बड़ी चीज समझानी थी वो आपको समझ आ गई। 4 स्टेटमेंट रखने लगा हूं आपके सामने, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट एक ही है या इनमें कोई फर्क है। मेरी पहली स्टेटमेंट, मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स पास होंगे, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक ही है, ठीक। दूसरी स्टेटमेंट, मेरी क्लास में 60% स्टूडेंट्स पास होंगे। सेम क्या फर्क? फर्क है। एक में मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं, वैल्यू बता रहा हूं, ठीक। और मिलती जो इसी के आगे और एग्जाम्पल, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के एग्जाम में 55 ऑन एवरेज कम ज्यादा ऑन एवरेज 55% मार्क्स आएंगे। ये ऑन एवरेज कह रहे हैं, वरना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता, बहुत से नीचे भी होंगे, बहुत से ऊपर भी होंगे। ऑन एवरेज एक ही है। दूसरा, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के 55% मार्क्स आएंगे। सेम के डिफरेंट? एक में एवरेज वैल्यू यूज हो रही है, वैल्यू, एक में परसेंटेज या प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। मेरी क्लास के 60 स्टूडेंट पास होंगे या 60% पास होंगे, फर्क है। पहले में वैल्यू यूज हो रही है, एवरेज वैल्यू, दूसरे में प्रोपोर्शन या परसेंटेज, पी फॉर परसेंटेज यूज हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर उसने एवरेज वैल्यूज दी हो, मीन्स दिया हो, तो इसको हम कहते हैं ये है टेस्ट ऑफ मीन्स। लेकिन अगर परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दी हो, इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन। टेस्ट ऑफ मीन्स और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन में फर्क समझ आया? फार्मूला पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपने वो वैल्यू की जगह पे परसेंटेज लिख देनी है। परसेंटेज से मुराद है, अगर 55% मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब आपने समझना है 0.55, ठीक है भाई। ये समझ आया मीन में और प्रोपोर्शन में फर्क। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट सुन लें। मेरी क्लास, पहली स्टेटमेंट, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 55 होंगे आई कैप एग्जाम, एक ही है। इसमें आप करेंगे क्या? आप मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उनका टेस्ट लेके मार्क्स देखेंगे और उस मार्क्स पे जी टेस्ट अप्लाई करके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। एग्रीड? दूसरी स्टेटमेंट सुने, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स साथ वाली क्लास के स्टूडेंट से ज्यादा होंगे। ट्विस्ट आया? इसमें मैं पॉपुलेशन के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक सैंपल को दूसरे सैंपल के साथ कंपेयर कर रहा हूं। इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ मीन्स, नहीं कहते, इसको कहते हैं टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स। इसको क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स। इसमें एक सैंपल नहीं, 2 सैंपल होते हैं। टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स में क्या होता है? एक सैंपल नहीं, 2 सैंपल होते हैं। अच्छा, जरा गैस कीजिए थोड़ा, अभी हमने पढ़ा नहीं फार्मूला, लेकिन एक है टेस्ट ऑफ मीन्स, एक है टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स। टेस्ट ऑफ मीन में एक ही सैंपल, उसके रिजल्ट को पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं। टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स में 2 सैंपल। बताइए, जब फार्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे या फार्मूला लगाएंगे, किसका फार्मूले में ज्यादा चीजें आएंगी, किसका फार्मूला थोड़ा लेंथी होगा? टेस्ट ऑफ मीन्स का क्या टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन का? डिफरेंस ऑफ मीन्स का। चीजों की अरेंजमेंट वही होगी, लेकिन 2-2 चीजें आ रही होंगी, 2-2 चीजें, क्योंकि 2 सैंपल आ गए ना, 2-2 चीजें आ रही होंगी। आप इसमें मेरी क्लास का सैंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है,
उसके रिजल्ट्स को लिखेंगे, साथ वाली क्लास का भी सैंपल सिलेक्ट करेंगे, उसके रिजल्ट को भी देखेंगे। अगर दोनों का स्कोर सेम हुआ एक सर्टेन सिग्निफिकेंस लेवल पे, तो आप कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हैं, दोनों सेम, आपके क्लास का स्कोर ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर फर्क आ जाए तो फिर आप कहेंगे सर हम आपकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, हम आपकी स्टेटमेंट को बे क्लियर हुई है बात। तो ये मीन और डिफरेंस ऑफ मीन समझ आ गया। टेस्ट ऑफ मीन और टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन में क्या फर्क है समझ आ गया। इसलिए मैंने मीन के आगे लिखा हुआ है, 1 सैंपल भी हो सकता है, 2 सैंपल भी हो सकते हैं। टेस्ट ऑफ मीन्स 1 सैंपल, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स 2 सैंपल्स। अगली बात समझ रहे होंगे, प्रोपोर्शन, जो फर्क टेस्ट ऑफ मीन्स और टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स है वही फर्क टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन। मेरी क्लास की पासिंग परसेंटेज फॉर एग्जांपल 55% होगी। ये क्या कौन सा टेस्ट है? टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन के टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और मेरी क्लास की पासिंग परसेंटेज साथ वाली क्लास की पासिंग परसेंटेज से ज्यादा होगी, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको डिफरेंस इसलिए कहते हैं कि मेरी क्लास का मीन और साथ वाली क्लास का मीन का फर्क देखा जाएगा। अगर वो फर्क तकरीबन 0 हुआ ना तो मुझे कहा जाएगा सर आप फारग हैं, सारे दोनों बराबर हैं। भाई एक क्लास का मीन और दूसरी क्लास का मीन अगर बराबर हो तो दोनों बराबर ही हो गई, पॉपुलेशन भी। लेकिन अगर फर्क ज्यादा हो तो फिर इसका मतलब है एक पॉपुलेशन का रिजल्ट दूसरे से डिफरेंट होगा। ये समझ रहे हैं? इनकी एवरेज इनकम, उनकी एवरेज इनकम अगर एक बराबर हो तो दोनों एक जितने मालदार हैं। अगर ये कहे मैं उससे ज्यादा मालदार हूं तो इनकी पूरे साल की एवरेज इनकम और उनकी पूरे साल की एवरेज इनकम दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए तो इनकी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस क्या है? गलत है। और अगर वो डिफरेंस 0 ना हो, कम ज्यादा हो, तो सही कह रहे हैं। बात डिफरेंस ऑफ मीन नाम क्यों पड़ा ये समझ आए? क्योंकि हम देखते हैं दोनों के मीन, अगर दोनों का मीन डिफरेंस मीन 1 माइनस मीन 0 आ जाए तो मतलब दोनों एक बराबर है। समझ डिफरेंस? चलिए ये बात समझ आ गई। इसका मतलब है अभी तक हमारे टेस्ट 4 तरह के हो गए, टेस्ट ऑफ मीन्स, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ डिफरेंस प्रोपोर्शन। इसमें टेस्ट ऑफ मीन और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन इनमें ज्यादा फर्क नहीं, तकरीबन एक जितना ही काम और फार्मूला भी एक जैसा। हाँ, जो टेस्ट ऑफ मीन और टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन है उसमें फर्क है। अब इसी तरह टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन और टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन में फर्क नहीं है। बात समझ आ रही है? टेस्ट ऑफ मीन और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन कोई फर्क नहीं, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन कोई ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन टेस्ट ऑफ मीन और टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन इन दोनों में फर्क है। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन दोनों में फर्क है। कुछ समझ आ रही बात है? नहीं? अच्छा चले कोई नहीं, देखें स्टैट समझ आ जाए अच्छी बात है, ना भी समझ आए कोई मसला नहीं। आखिरी जुगाड़ हमारे पास है क्या? फार्मूला याद करो, क्वेश्चन खड़काओ। आगे, डिटरमिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिकल वैल्यू। अच्छा देखें इसमें होती हैं 2 अप्रोचेस। दो, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऑडिट पढ़ रहे हैं? चले इसलिए मैं वो एग्जांपल भी इंक्लूड करता हूं पहले दूसरे एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं मेरी क्लास में फॉर एग्जांपल 55 स्टूडेंट पास होंगे, आप कहते हैं सर आप श्योर है, परफेक्ट गारंटी देते हैं? गारंटी तो नहीं देता मैं, 100% गारंटी तो कोई नहीं है। सर फिर कितना कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे हैं? तो मेरी कॉन्फिडेंस लेवल मेरा चेंज होगा, 100 से कम होगा, एग्रीड? अब वो चेंज हो सकता है।
वो 99 भी हो सकता है, वो 70 भी हो सकता है, वो 71, 72, 73, 74, 75, 99 तक कोई भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। नॉर्मली हमने एक गोल्ड स्टैंडर्ड रखा हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल 95% का। ज्यादातर जो टेस्टिंग होती है ना वो लेकिन याद रखें आप इससे कॉन्फिडेंस लेवल कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर। हमने एक कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करना होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे किस काम आता है? हमें एक बेंचमार्क देता है जिसे क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल क्या देता है हमें? क्रिटिकल वैल्यू। कॉन्फिडेंस लेवल क्या देता है? क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है, कॉन्फिडेंस लेवल के साथ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो ये अपोजिट है। अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं 90, कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब है 5% चांस है कि कहानी ऊपर नीचे हो जाए, जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। 5% चांस है कि क्लास का रिजल्ट 55% ना आए। भी समझ रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करता है? बोले ये हमें क्रिटिकल वैल्यू देता है। फिर से, ये कॉन्फिडेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या करता है? क्रिटिकल वैल्यू देता है। हमने अपने रिजल्ट को इस क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करना होता है। अगर रिजल्ट क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो तो फिर कोई और नतीजा है, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू से कम हो फिर कोई और नतीजा है। कुछ को समझ आ रही है? इसमें एक पी वैल्यू अप्रोच भी है, वो भी सेम है, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। अब जिन स्टूडेंट्स ने ऑडिट पढ़ा है या पढ़ रहे हैं उनके लिए सुन लें। ये अप्रोच सैंपलिंग की चूंकि ऑडिट में भी अप्लाई होती है, उसमें हमने कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन देना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, और हम 100% श्योर नहीं होते हैं। नॉर्मली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? 95%। चांस ऑफ एरर कितना है? 5%। अच्छा, जब हम गड़बड़ देखते हैं, मिस स्टेटमेंट, ये सर में 5% हमारा है मटेरियलिटी लेवल। ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, ऑडिट की लैंग्वेज में इसे कहते हैं मटेरियलिटी लेवल। हम क्या करते हैं यहां पे? टी टेस्ट करते हैं ना, जी टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट। ऑडिट में क्या करते हैं? मिस स्टेटमेंट्स काम करके मिस स्टेटमेंट, वो समझ ले जी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है। जी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास एक स्कोर आ जाता है मिस स्टेटमेंट। हम कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं? उस मिस स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं मटेरियलिटी लेवल के साथ। अगर स्टैट की लैंग्वेज में बात करें तो क्या करेंगे? हम जी स्कोर कैलकुलेट करेंगे, उस जी स्कोर को क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर जी स्कोर क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हुआ तो नतीजा कुछ और होगा, अगर जी स्कोर क्रिटिकल वैल्यू से कम हुआ तो नतीजा कुछ हो। ये क्रिटिकल वैल्यू हमारा मटेरियलिटी लेवल है, और ये जी स्कोर या टी स्कोर जो हम कैलकुलेट करते हैं ये हमारा मिस स्टेटमेंट का लेवल है। तरीका वारदात सेम है दोनों में, वही नाम का फर्क है। अच्छा अब सुने, ऑडिट में आप ये डिसाइड करते हैं मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं, उसके दो तरीके होते हैं। ना 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 क्वालिटी को ना, ये तो नहीं, टेक्निकल डिस्कशन नहीं करनी है, एमएफए का सब्जेक्ट है, ऑडिट का थोड़ा ही है। एक आपने देखा लेवल है फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज, 5 रुपीज है क्रिटिकल वैल्यू, आपका स्कोर आया 4.5। आप कहेंगे ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाता है, स्टैट की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एक्सेप्ट किया जाता है, स्कोर से कम है, ठीक। और अगर 5.5 आ जाए रिजेक्ट किया जाता है, ठीक। आप ये कंपैरिजन अमाउंट्स में भी कर सकते हैं, आप ये कंपैरिजन परसेंटेज में भी कर सकते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं मेरा क्रिटिकल वैल्यू जो है, क्रिटिकल वैल्यू वो है 10,000 और जो मेरा स्कोर है वो है 12,000, इसीलिए रिजेक्टेड। ऐसे भी कर सकते हैं।
इसी को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मेरी परसेंटेज आई पी वैल्यू आई मेरी 12%, मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 10%, इसीलिए पॉपुलेशन फारक। वे समझ रहे हैं बात को? कर कंपैरिजन ही रहे हैं, कर कंपैरिजन ही रहे हैं, एक तरफ अमाउंट्स में और दूसरी तरफ परसेंटेज, नतीजा सेम आएगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो अप्रोचेस होती हैं, एक होती है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए होता है हमें, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू, उसकी बेस पे क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट होती है। एक होती है पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू या प्रोपोर्शनेट वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू अप्रोच, उसमें हम रिजल्ट्स का परसेंटेज के साथ कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पी वैल्यू को गोली मारे। फिलहाल क्रिटिकल वैल्यू की तरफ आते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किया, जो कुछ भी हो सकता है, क्या 23% हो सकता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ज्यादातर क्या होता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस पे क्रिटिकल वैल्यूज दी, हमारा ना एक टेबल है जिसमें उसने बताया हुआ 5% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, क्रिटिकल वैल्यू होगी 1.96, यही है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है, क्रिटिकल वैल्यू होगी 1.65, यही है, पता नहीं वह दिया होता है। इसी तरह जल्दी क्वेश्चन के, वैसे मैं आपको मोटी मोटी आपको सिखा दूंगा। आपको पता है गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा क्या यूज होता है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 1.96 है, लेकिन ये आगे कहानी इसको मैं चलाऊंगा बाद में, अभी फिलहाल इतना याद कर लें, एक ही काफी है। क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में एहतियातन हम 2-3 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू क्या है याद करके जाएंगे। वो कौन कौन सी याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, आप अभी फिलहाल सिर्फ एक याद कर लें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, क्रिटिकल वैल्यू 1.96, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, क्रिटिकल वैल्यू 1.96। अव्वल तो दिया होगा, नहीं दिया तो ये यूज कर लेंगे। आगे चला, कैलकुलेट करना है। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये क्रिटिकल वैल्यू हमारा बेंचमार्क है जिसके साथ हमने क्या करना है, किसको कंपेयर करना है, जीस को। तो करो सर, करने से पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करें सर, ये फार्मूला किधर है, फार्मूला वो जो कल, कोई बात नहीं, भूल गया होगा, हमें कल की बात थोड़ी याद रहती है, अभी फिर सीख लेंगे। जी वैल्यू फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि जी स्कोर आएगा, उस जी स्कोर को क्या करना है, कैलकुलेटेड जी स्कोर को क्या कंपेयर किसके साथ, क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कैसे आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, और कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आती है, फार्मूला। हमने करना क्या, कुछ भी नहीं। पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो काम करने होते हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू निकाल लो और दूसरा कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लो, और तीसरा कंपेयर करके आपको यह पता हो कि अगर अमाउंट ज्यादा है तो क्या नतीजा निकालना है, कम है तो क्या नतीजा निकालना है, खत्म कहानी, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, कैलकुलेट कर लिया, अब पी वैल्यू को छोड़ दे। स्टेप 4 में वो डिपेंड करता है, एक ही अप्रोच होगी, ड्रॉ कंक्लूजन। कंक्लूजन किस पे डिपेंड करता है, कंक्लूजन क्या होता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करो या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करो। नल हाइपोथेसिस का मतलब है अभी जो सिचुएशन है, और जो बंदा, याद रखें, मैं जो भी स्टेटमेंट दूंगा ना, जो आपने टेस्ट करनी है, वो हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं वो हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। मेरी क्लास का एवरेज स्कोर 60 से ज्यादा होगा, इसका नल हाइपोथेसिस बनाएं। 60 या उससे कम, और अल्टरनेट 60 से, ठीक। तो ये हमने कल प्रैक्टिस की थी ना थोड़ी सी, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। जो स्टेटस को वाली चीज होती है, एज इट इज वाली, वो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, और जो हमारी चेंज के साथ होती है, अपोजिट। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, इस सोच, आपने हमेशा किसी भी क्वेश्चन को देखना है ना, नल, ये उस दो बातें सोचनी है।
एक ये कि आप एक टेस्ट कौन सा, और फिर नल में क्या आएगा और अल्टरनेट में क्या आएगा, और इसमें स्टेटस को वाली बात, और जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो अल्टरनेट होगी, और जो स्टेटस को वाली है वो एच नॉट होगी, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये अभी सारी एग्जांपल्स आएंगी, अभी एक सारी एग्जांपल्स आएंगी, आगे चलते हैं। अब जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपने उसमें इस एग्जांपल को अपने जहन में बैठा के उसका हाइपोथेसिस बनाना है, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये हाइपोथेसिस आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो रिफाइन होगा। शुरू में बाज़ का कुछ डिसीजन गलत होंगे, हो सकता है आपके जहन में नल हाइपोथेसिस आ रहा वो अल्टरनेट हो। अगर कभी ऐसा होता है तो आपने उसको सर्कल करके मेरे साथ डिस्कस करना है। अभी मैंने प्रैक्टिस दी हुई है पीडीएफ में, वो आपने अटेम्प्ट करनी है घर जाके, उसमें खास तौर पे ये चीज देखिएगा। सबसे अहम चीज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जिसको ये नहीं आता ना वो जो मर्जी जोर लगा ले, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होने। ये है रटे, नजर नहीं आ, कोई बात नहीं, ये आपको शेयर किया हुआ है ना, शेयर किया हुआ है ना भाई, शेयर कर दिया आपके साथ, ऐसे ना करें। ये अब नजर आ रहा है? अब ये क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट। देखिए, जब आपने क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं कि मीन का टेस्ट है कि डिफरेंस ऑफ मीन का टेस्ट है। पता चल जाएगा। क्या ये पता चल जाएगा कि नहीं प्रोपोर्शन का टेस्ट है कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का? नहीं पता चलेगा। कैसे चलेगा बताए? मीन ऑफ टेस्ट है कि मीन ऑफ प्रोपोर्शन है, ये कैसे पता चलेगा? वैल्यू देखेंगे, अगर उसने एवरेज वैल्यू मीन दी हुई है, मीन वैल्यू दी है तो प्रोपोर्शन का ये ले, ये साइंस ना, और मीन वैल्यू दी हुई है तो टेस्ट ऑफ मीन है, और परसेंटेज दी हुई है तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा टेस्ट ऑफ मीन है कि टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन है? सैंपल, अगर उसने एक सैंपल दिया हुआ है और दो सैंपल्स दिए हैं, टेस्ट ऑफ डिफरेंस, एक परसेंटेज दी, एक सैंपल की परसेंटेज दी है, दो सैंपल की परसेंटेज दी है, डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन से डिसाइड कर लेंगे कि ये कौन से वाला है। अच्छा, आगे चले। अगर टेस्ट ऑफ मीन है, अब देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्रिटिकल वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके होंगे क्या? नहीं कर चुके होंगे? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 0.6। लेकिन उम्मीद है क्वेश्चन में दी होगी। तो अब हमने बेंचमार्क कैलकुलेट कर लिया 1.96। अब क्या करना है? अपना टेस्ट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए डाटा से अंदाजा लगाएं कि टेस्ट ऑफ मीन है कि टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन है, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन है कि टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ। जब ये आपने जरा, ये अभी तक 2-3 डिसीजन ना आपने दिमाग की बत्ती जला के करने हैं। पहला नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्रिटिकल वैल्यू, तीसरा ये डिसाइड करना कि ये केस कौन सा है, मीन का है कि डिफरेंस ऑफ मीन का है, प्रोपोर्शन है कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का है। इसके बाद आंखें बंद करके जो भी कहता है अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरा, ये फर्ज कीजिए आ गया। क्या करना है अब आपने? क्या करना है? ये फार्मूला लगा लें। टेस्ट ऑफ मीन का क्वेश्चन है तो क्या करें? ये फार्मूला लगा लें। टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन का क्वेश्चन है तो क्या करें? ये फार्मूला लगा लें। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन का केस है तो क्या करें? ये फार्मूला लगा लें। टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो ये फार्मूला लगा लें। ठीक है। अच्छा, अब इस फार्मूला को पढ़ने की कोशिश करें। ये है जी स्कोर हमारा इज इक्वल टू है सैंपल का मीन, जो उसने क्वेश्चन में दिया। हमने कैलकुलेट करना आता है लेकिन करेंगे नहीं, क्यों? क्वेश्चन में दिया होगा। सैंपल का मीन पहले है, सैंपल का मीन ये जेन में, ये आगे चल के 1 टेल 2 टेल में माइनस प्लस का फर्क आ जाता होता है अगर ये इसको आप आगे पीछे करें तो। सैंपल का मीन माइनस
पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अच्छा ये तो पता है सैंपल मीन क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होगा, हमने उठा के पिक एंड ड्रॉप करना है। सैंपल का मीन मतलब जो हमारे सैंपल का मीन। अब मैं अगर ये आई कैप में पॉपुलेशन का मीन है 50, मैं कहता हूं इधर मेरे सैंपल में मेरे क्लास का स्कोर होगा 55, तो आप कहां पे वैल्यू पुट करेंगे? ये 55 55 और ये पॉपुलेशन का 50, डिवाइड किससे करेंगे? ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, तो क्या करेंगे? फाइंड कर लें। कैसे फाइंड करेंगे? ये आता है आपको फार्मूला? कल मैंने बताया, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एन। क्या पढ़ते हैं इसको? अंडर रूट पढ़ते हैं या स्क्वायर रूट भी पढ़ते हैं? स्क्वायर और स्क्वायर रूट कोई मिक्स नहीं हो जाता? अंडर रूट ठीक है, अंडर रूट ठीक है ना, सही बोलो। ये स्टैंडर्ड एरर। अगर हो टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स, फार्मूला क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, इसमें पॉपुलेशन है ही नहीं, तो x1 माइनस म्यू नहीं होगा, एक का मीन माइनस दूसरे का मीन, सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ए का मीन माइनस डिफरेंस ऑफ मीन्स का मतलब ही यही है, डिफरेंस ऑफ मीन्स। डिफरेंस ऑफ मीन्स, इसको डिफरेंस ऑफ मीन क्यों नहीं कहा? इसमें भी तो माइनस आ रहा है, ये सैंपल एक है, दूसरी पॉपुलेशन। तो डिफरेंट अगर देखें तो लॉजिकली फार्मूला वही ऊपर वाला ही है, फर्क सिर्फ यह है कि पॉपुलेशन की जगह दूसरे सैंपल को रिप्लेस कर दें। और डिवाइड किससे किया? डिवाइड हर जगह स्टैंडर्ड एरर से ही हो रहा है, लेकिन क्या इसकी स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन ऊपर वाले की सेम होगी? फर्क तो होगा, देखते हैं क्या फर्क है और आप इसको पढ़ने के काबिल हैं कि नहीं। नजर आ रहा है? ये थोड़ा बड़ा कर नजर आ रहा है? स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर है? ये उसने क्या लिखा है, इसको गोली मारे। ये जानना जरूरी नहीं है, ये आप इधर फंसे रहेंगे, ये क्या किया उसने क्या छोड़। ये है स्टैंडर्ड एरर। कौन सा स्टैंडर्ड एरर? डिफरेंस ऑफ मीन का। कैसे कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। असल में देखिए इसका स्क्वायर आ गया इधर, इसका स्क्वायर आ गया इधर, यही हुआ है ना। आप चाहें तो एज इट इज इसको नीचे भी, लेकिन अंडर रूट का अंडर रूट फिर वो थोड़ा अजीब सा फार्मूला लगता है, इसीलिए उसने ऐसे लिखा है। s के साथ जो नीचे 1 है ये क्या शो करवा रहा है? सैंपल 1। n के साथ नीचे 1 ये क्या शो करवा रहा है? सैंपल 1 में आइटम्स कितने हैं। s के नीचे 2 क्या शो करवा रहा है? सैंपल 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन। और n के नीचे 2 सैंपल 2 की नंबर ऑफ आइटम्स। और s1 के ऊपर ये 2 लिखा है, ये क्या शो करवा रहा है? s2 के ऊपर 2 लिखा है, ये क्या? तो ये फार्मूला कुछ यूं बना, पढ़ने की कोशिश करता हूं मैं। सैंपल 1 की स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लो, उसे डिवाइड करो नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। फिर सैंपल 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लो, उसे डिवाइड करो सैंपल 2 के नंबर ऑफ यूनिट के साथ। जो जवाब आए दोनों को ऐड करो और उसका अंडर रूट ले लो। जो जवाब आएगा वो हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर। फिर इस स्टैंडर्ड एरर का क्या करना है? फार्मूले लगा के जी स्कोर कैलकुलेट करना है। फिर जी स्कोर का क्या करना है? कंपेयर करना है क्रिटिकल वैल्यू के साथ। क्रिटिकल वैल्यू कहां से आई? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। ठीक है, यहां तक ठीक है, समझ आ रही है। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन यही चीज है, फर्क सिर्फ यह है कि यहां पे अब हाँ वो परसेंटेज में देगा। सैंपल प्रोपोर्शन
P5 प्रोपोर्शन बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन P5 आप याद करने के लिए P5 परसेंटेज भी कर सकते हैं, तो याद रहेगा। सैंपल का परसेंटेज माइनस पॉपुलेशन की परसेंटेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, अगर आप सिंबल्स को समझने में जाएंगे ना तो कंसेप्ट कंप्रोमाइज हो जाता है। मैं भी जब स्टूडेंट था ना तो सिंबल को समझने की कोशिश करता था, वो रट्टे की तरफ चला जाता बंदा। तो सिंबल्स की बजाय आप अगर ये टर्म को पढ़ें और इसको समझे ना तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट की अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। सिंबल भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अहम टर्म को समझना, तो सारी कैलकुलेशन टर्म्स के मुताबिक कर लें वो भी ठीक है। अब यहां पे स्टैंडर्ड एरर, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन में स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है? P इंटू क्यू। क्यू पी क्या है? 40 आई कैप में पासिंग परसेंटेज 50%, मैंने कहा 55% होगी, तो ये सैंपल प्रोपोर्शन क्या है? 55 नहीं है। मैंने कहा मेरी क्लास, हाइपोथेसिस दिया मेरी क्लास के 55% स्टूडेंट पास होंगे, आई कैप में ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 50% है फर्ज करें। यहां पे टेस्ट करवाते हुए क्या आएगा? 0.55 आएगा, 55 नहीं आएगा। और यहां पे क्या आएगा? 0.5। तो P का मतलब क्या है? 0.5, 0.55, 55 सैंपल वाला। नहीं 0.55, 0.55 भाई, ये इसमें उसने शायद बार बार नहीं लगाए। और Q क्या है? Q है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी P 1 को पूरा करने के लिए अगर P 0.55 है, Q क्या होगा? 0.45। ठीक है, और बाकी आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है? n से डिवाइड करना है, फिर क्या करना है? उसके बाद अंडर रूट करना है। और इसी तरह टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन P1 Q1, ये वही फार्मूला ऊपर वाला, फर्क सिर्फ यहां पे 2 हो गए। क्यों 2 हो गए? डिफरेंस है, डिफरेंस का कंसेप्ट ही है ये भाई। क्लियर हुआ? तो अभी तक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने पहले डिसाइड कर लिया जी टेस्ट के टी टेस्ट, फिर डिसाइड कर लिया मीन के डिफरेंस ऑफ मीन, प्रोपोर्शन के डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, फिर नल हाइपोथेसिस और अल्टर हाइपोथेसिस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें क्या पता चलता है? ये 1 टेल है कि 2 टेल है, ये पता चलता है ना। फिर इसके बाद अगली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्या पता चलता है? क्रिटिकल वैल्यू। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1.96। ये हमारा बेंचमार्क है जिसके साथ हमने अपने कैलकुलेटेड स्कोर को कंपेयर करना कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। फिर इसके बाद जी टेस्ट या टी टेस्ट ये डिसीजन कर लेंगे। जी टेस्ट का फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या लगाएंगे? गलत, डिपेंड करेगा, फार्मूला इन चारों में से कोई एक होगा। बताइए, अगर है टेस्ट ऑफ मीन का केस, क्या फार्मूला लगाएंगे? टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन का केस है, क्या फार्मूला लगाएंगे? टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन का केस है, टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का केस। फिर इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू मेथड। अब देखें, एक है पी वैल्यू मेथड का रूल, इसको छोड़ देना आपने, पी वैल्यू का रूल भी छोड़ देना। आपको बताया ना, हम एनालिसिस अमाउंट्स की बेस पे भी कर सकते हैं, परसेंटेज की बेस पे भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू कर रहे हैं, ज्यादातर क्रिटिकल वैल्यू से पूछता है। कहता है क्रिटिकल वैल्यू टेल्स हाउ मच एरर कैन बी एक्सेप्टेड एट 5% कॉन्फिडेंस लेवल। ये बात समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़े बुरी बात। ये लाइन है, इफ जी स्कोर इज लेस देन, ये है हमारी क्रिटिकल वैल्यू।
जी स्कोर इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, या विद इन भी है, विद इन एक खास चीज को सामने रख के मैंने ऐड किया वर्ड। फिलहाल आप इफ जी स्कोर इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू वी एक्सेप्ट एच नॉट। ऑडिट वाले स्टूडेंट, अगर हमारी कैलकुलेटेड मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी लेवल से कम हो वी एक्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी एक्सेप्ट। अगर हमारी स्टैट वाले स्टूडेंट, अगर हमारा जी स्कोर जो कैलकुलेट किया है वो क्रिटिकल वैल्यू से कम हो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यानी इसका मतलब क्या है, एच नॉट ठीक है, जब एच नॉट ठीक है तो एच वन ऑटोमेटिकली गलत। भाई बात समझ आ रही, स्टेप्स सारे समझ आए हैं कैसे करना है। चले पी वैल्यू मेथड को भी छोड़े, चले अगर समझ आए हैं तो ये क्वेश्चन करके दिखाने में आपके पास टाइम है। अच्छा जरा ना इसका एनालिसिस कर लेते हैं पहले। एवरेज डिस्टेंस spent by each person commuting to the office each month in a large city is asserted to be 460 किलोमीटर। ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है, लोगों का ये बिलीव है, लोग ये कहते हैं, ये मशहूर है। क्या मशहूर है कि एवरेज डिस्टेंस एक घर से, पर्सन का घर से ऑफिस के साथ मंथली ट्रेवलिंग करता है वो कितनी है, 460 किलोमीटर। 460 एवरेज डिस्टेंस, एवरेज 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 मीन, मीन प्रोपोर्शन नहीं, मीन मीन। ए सैंपल ऑफ 100 कम्यूटर जो ट्रेवलिंग करने वाले हैं शोड ए मीन ऑफ 450 किलोमीटर एंड हैड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 किलोमीटर। सैंपल का मीन क्या है, 400। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 25 किलोमीटर। सैंपल का साइज क्या है, 100। कौन से वाला, वन बाय वन। पहला क्वेश्चन कौन सा टेस्ट है, सैंपल ऑफ मीन के सैंपल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन के सैंपल ऑफ प्रोपोर्शन के सैंपल ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। शाबाश, सैंपल ऑफ मीन। अगला सवाल मेरा सैंपल ऑफ मीन है तो जी टेस्ट के टी टेस्ट, जी जस्टिफाई करवाए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। शाबाश जी टेस्ट। और भी चीज आ गई तो और भी लिख सकते हैं, पॉपुलेशन साइज भी ज्यादा है, लार्ज पॉपुलेशन साइज है, 130 से ज्यादा। अच्छा तीसरा चीज हाइपोथेसिस बनाए। नल हाइपोथेसिस क्या है जो इस वक्त बिलीव किया जा रहा है, नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस लिखें लिखें लिखें, एच नॉट क्या है लिखें, मैं नहीं लिखवाऊंगा आप लिखें, एच नॉट कोलन, हाँ लिख, सोच सोच सोच। एच नॉट क्या है कि नहीं कि एच नॉट है कि मीन है 460, मीन है 460। अच्छा उसने जरा सोच के मुझे बताइए, क्या ये कहा है कि एवरेज डिस्टेंस 460 किलोमीटर है, या ये कहा है कि 460 किलोमीटर या उससे ज्यादा है, 460 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है हमारे नल हाइपोथेसिस में इक्वल टू का साइन आएगा कि इक्वल टू आर ग्रेटर देन, इक्वल टू का है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट देते हुए स्टेटमेंट क्या की है, इक्वल टू, इक्वल टू। एक उसने एग्जांपल दिया जो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, उसमें एक एग्जांपल है। उसने कहा एक पॉलिटिशियन ये कहता है इलाके के 60% लोग मेरे वोटर्स हैं, बताइए इसमें नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 60 है
या इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 60? इज इक्वल टू 60, क्योंकि उसने स्टेटमेंट क्या दी, 60%। अगर वो कहता है ना 60% आर मोर मेरे वोटर हैं, तो हम क्या कहते, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 60। ये हमारा होता नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता, लेस देन 60। इस सूरत में हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 60%, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन नहीं, नॉट इक्वल टू। बस समझ आ रही है, नॉट इक्वल टू में वो फिर वन टेल होता है कि टू टेल, टू टेल। अब ये बताइए, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो एवरेज करता है वो 460 किलोमीटर या 460 आर हाई, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस में क्या आएगा, इज इक्वल टू 460, और अल्टरनेट में क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 460। वन टेल टेस्ट के टू टेल टेस्ट। तो अब देखिए 3 डिसीजन आपने कर लिए, तीनों डिसीजन ही बहुत अहम थे। इसके बाद रूटीन का काम शुरू है। पहला डिसीजन जी टेस्ट के टी टेस्ट, पहला डिसीजन मीन के डिफरेंस ऑफ मीन, प्रोपोर्शन के डिफरेंस। आपने नोट किया मैंने जो पॉलिटिशियन वाली एग्जांपल दी थी वो क्या थी, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन था। तो पहला डिसीजन टेस्ट ऑफ मीन के डिफरेंस ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन के डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। दूसरा डिसीजन जी टेस्ट के टी टेस्ट। तीसरा डिसीजन वन टेल के टू टेल। ये कौन सा टेस्ट है, कह रहा है डज द सैंपल सपोर्ट द असर्शन अबाउट द पॉपुलेशन एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल कितना आ गया, उसकी मर्जी थी कुछ भी देता, लेकिन नॉर्मली बेंचमार्क स्टैंडर्ड क्या है, 5% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हमें पता है, 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे क्रिटिकल वैल्यू पता है क्या है, उसने खुद भी दे दी। अब आपने क्या करना है, करें। और कल अभी आपको रूल बताया था ना कंक्लूजन, करें, याद होना चाहिए आपको। क्या बताया था, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल हमारा कैलकुलेटेड स्कोर क्रिटिकल वैल्यू से कम आया या विद इन, तो एक्सेप्ट करना है। किसको एक्सेप्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को। और अगर ज्यादा आया तो कैलकुलेशन, पहले कैलकुलेशन। नहीं फार्मूला यही होगा, वन टेल टू टेल में का फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन 1.96 ही आ जाए तो फिर आपकी मर्जी, जो मर्जी कर लीजिएगा। आज तक आया तो नहीं कभी, वैसे मेरा भाई करके देख, शायद इसमें 1.96 ही आ जाए। करके जल्दी करे, जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। Z इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन वाला डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर किसके इक्वल था यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर। हाँ तो करे 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 करे, क्या स्कोर है, -4 है, -4। तो बताइए क्या करें, एक्सेप्ट कर ले, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। जरा चेक करते हैं, ये रहा आपका, ये रहा आपका। अब देखिए इसमें नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड असर्टेड मीन, यानी सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन। यही आपका नल हाइपोथेसिस। क्योंकि आपका नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट चेंज हो गया ना, तो आपका नीचे कंक्लूजन चेंज हो जाएगा। पहले बताइए क्या आपका यही आया है, H0 सैंपल मीन, ये है आपका हाइपोथेसिस H0, सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन 460 किलोमीटर, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, नल हाइपोथेसिस भी ठीक। फिर इसके बाद स्टेप 3,
सिग्निफिकेंट 5% पे हमारा लेवल क्या है 1.96। स्टेप 4, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया है। स्टैंडर्ड एरर यही आया हमारा 2.5। स्टेप 5 में जी स्कोर कैलकुलेट किया, जी स्कोर क्या आया -4। एक मिनट ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। अभी 1 टेल 2 टेल का तो फर्क बताया ही नहीं है। जब ज्यादा होता है, जब स्कोर ज्यादा हो, हम क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं। यहां पे नल है तो स्कोर ज्यादा है, कैसे -4। सुने एक मिनट है, एक आप माइनस को ले रहे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है ये होती है। ये 2 टेल टेस्ट है, 2 टेल टेस्ट है। इधर से भी 1 पॉइंट, ये 0 था, जरा समझिएगा, ये +1.96 है, इधर -1.96 है। अगर ये 2 टेल है, 2 टेल, ये इस यहां पे फर्क है 2 टेल का, कंक्लूजन फार्मूला में फर्क नहीं है। तो क्या लिखा था, अगर हमारा कैलकुलेटेड स्कोर क्रिटिकल वैल्यू से क्या हो कम हो, और ब्रैकेट में ये कम वाला था 1 टेल के लिए, और आगे लफ्ज क्या लिखा था विद इन, तो एक्सेप्ट करना है। अब ये देखिए विद इन क्या है, विद इन ये वाला विद इन है कि बाहर वाला, ये वाला, ये यहां से लेके ये सारा विद इन है, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल रीजन, ये विद इन है, विद इन। अब बताइए ये हमारा विद इन के अंदर है कि विद इन के बाहर है जी स्कोर, -1.96 से बियॉन्ड है, तो एक्सेप्ट के रिजेक्ट, नहीं समझ आई ना। आप उसको इस साइड को इस साइड के साथ इधर रखना है। 2 टेल है ना, 2 टेल है, अगर प्लस की फिगर आती ना, प्लस की फिगर, तो इधर वाले 1.96 के साथ कंपेयर कर। अगर यही फिगर प्लस की होती, प्लस की, तो आपके लिए डिसीजन करना बड़ा आसान हो जाता, आपके लिए डिसीजन करना। लेकिन चूंकि माइनस की फिगर है, आप माइनस की तरफ, तो आप इधर की माइनस की फिगर को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इधर की माइनस की फिगर को इसके साथ कंपेयर करना है, समझ रहे हैं भाई। ये है 2 टेल। जी मेरे भाई, हाँ, हाली 1 टेल होता तो फिर हम सिंपल यही रूल, लेस है उससे, उस सूरत में हम इसका कंक्लूजन क्या देते भला, एक्सेप्ट कर लो। उस सूरत में हमारा इसका कंक्लूजन क्या था भाई, समझ आया सारा तरीकाकार। अब मुझे बताइए, अब ठहर जाए, अगला क्वेश्चन तो रह ही गया, अगला क्वेश्चन। और ये कौन सा क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स। अब मजा आएगा, ये सिंगल वाला तो सारी कर लेते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स वाला कर। अरे कैसे पता चला डिफरेंस ऑफ 2 मीन वाला क्वेश्चन है, 2 सैंपल दिए हुए हैं, 2 सैंपल दिए हुए हैं, एक सैंपल 1, एक सैंपल 2, सारा स्टेप वही, सिर्फ एक चीज चेंज होगी, स्टैंडर्ड। आगे चलते हैं, ये इसका सोल्यूशन भी साथ दे दिया। वैसे वो पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, वो भी ऐसा, वो असल में आई कैप के बुक के ही, जो पीआरसी लेवल की बुक है, उसके सिलेक्टेड पेजेस है, ध्यान से मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, अन्यवानी दे दी इधर मेरे, उसमें सारे क्वेश्चन करने हैं आपने। ये क्या है, सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शन, उसकी एग्जांपल। अब देखें यहां पे परसेंटेज नजर आ रही, और फिर इसका अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, गैस करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसमें देखें 2 पॉपुलेशन है, एक गुजरात की है और दूसरी किधर की है, पेशावर किधर है, हाँ ये एक पेशावर की और गुजरात, दोनों की परसेंटेज है, दोनों की परसेंटेज। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन देख के पहचानना शुरू हो गए, ये डिफरेंस वाला मीन।
अब इसका भी सोल्यूशन भी आगे है। ये तो आज आपने ना जाते ही नाउ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन पीडीएफ। ये अगर कल आप नाना कल की क्लास का टाइम पता है ना 2 से 5, अगर कल सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन नाना किए हुए तो फिर कल मैंने क्लास में ये क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाने हैं, फिर क्लास का टाइम 3 घंटे से बढ़ के 6 घंटे हो गया तो मुझे ना कहिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन होगी तो फिर हम अगली बात करेंगे, वरना नहीं। कल करके आएंगे, सारे स्टूडेंट करके आएंगे। देखिए कल हमारा प्रोबेबली आखिरी लेक्चर है, तो आपकी तरफ से कोऑपरेशन थोड़ी सी, ये सारी असाइनमेंट करके आए, और पीडीएफ वाली भी, पीडीएफ सबको मिल गई है ना, तो शेयर कर दिया। ये लाजमी क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।